Am I audible to everyone? बोर्ड की क्लियरिटी एक बार कंफर्म कर दीजिए सो दैट आई कैन सी। टेक्स्ट कीजिए, टेक्स्ट वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। नोबडी इज गिविंग मी आंसर। टेक्स्ट करके बताइए और बोर्ड की विजिबिलिटी भी बताइए प्लीज। एवरीथिंग इज क्लियर? दिख रहा है? ओके फाइन। वेल, एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिए सभी को, बी लाइव। सबको कनेक्ट होने दीजिए एक बार सबको कनेक्ट होने दीजिए प्लीज। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, लेट ऑल द पीपल्स कम। कम ऑन, चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक नाउ। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम कल कर रहे थे तुगलक। तुगलक को हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो तुगलक एक्चुअली था क्या? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तुगलक के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी करी है। आई होप सभी लोग जानते होंगे जिन लोगों ने क्लास ली थी कल। तो हम सीन 4 तक चल लिए थे। जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उन्हें पता नहीं है, तो एक बार रिकॉर्डेड क्लास को जरूर देख लें तो आपको पता चल जाएगा। वी आर डूइंग अ रिवीजन हियर। सो आपका सारा रिवीजन भी होएगा यहाँ पर, ठीक है? तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक नाउ। लेट्स बिगिन विद दैट। चलिए, अब हम चलते हैं सीन 4 पे या सीन 5 पे। देखिए, सीन 5 में क्या होता है। अब अभी आगे तक तो हमने जब पढ़ा था लास्ट उसमें कि भाई सिराजुद्दीन को कॉन्स्पिरेसी के थ्रू मार दिया जाता है तुगलक के द्वारा। अब आगे का सीन क्या आता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल ऑफ कॉटली इंट्रीग्यू। इंट्रीग्यू का मतलब होता है साजिश, ठीक है? अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख शम, ये नाम याद रखिएगा, शमसुद्दीन, द मीटिंग हेल्ड विथ आमिर्स ऑफ तुगलक एंड साइद इन द रिमोट हाउस इन दिल्ली। अब क्या होता है, जब लास्ट में वो उनको उसको मार देता है, किसको? कॉन्स्पिरेसी रची जाती है शिहाबुद्दीन के लिए। तो लास्ट में जाकर अब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सभ्य बैठी जाती है। इसको मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, इसको मीटिंग कहते हैं काउंट्री को, और कॉटली, और दूसरा है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब होता है साजिश। अब साजिश बनाई जाती है, असाधारण साजिश बनाई जाती है, जिसमें शेख शमसुद्दीन भी रहता है, मीटिंग हेल्ड करता है, और आमिर ऑफ तुगलक भी होते हैं और शाहिद भी होते हैं। एक दिल्ली के रिमोट जगह पर उस घर में होते हैं, वहां एक मीटिंग चल रही होती है, ठीक है? इसके बाद होली मैन बिलीव्स दैन द किंग एलिमिनेटिंग रिलीजियस लीडर्स। अब ये जो होली मैन थे, होली मैन कौन है? ये शेख शमसुद्दीन, ठीक है? और ये जो सायद है, ये विश्वास मान रहे थे कि भाई तुगलक क्या कर रहा है, जो होली, जो धार्मिक लोग हैं, उनके वो धार्मिक धर्म को क्या कर रहा है, एक तरफ से ये राजा क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो धर्म को खत्म कर रहा है, तो ये लोग इसकी कॉन्स्पिरेसी को समझ रहे थे। अब इसके लिए ही ये क्या ले रहे थे, एक एक्शन ले रहे थे, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे मूव ऑन करती हूँ। प्लीज नोट डाउन, जल्दी जल्दी कर लीजिए इसको। आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं आगे मूव ऑन करूंगी, आगे का एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ तक समझ लीजिए आप। जल्दी से लिख लीजिए। ओके,
जल्दी से थोड़ा सा हाथ भी थोड़ा तेज चलाइएगा, जल्दी जल्दी, ये आपको याद भी रहेगा और साथ ही साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलता जाएगा। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी क्लास नहीं ली, और जिन्होंने आज ज्वाइन किया था उन लोगों को क्लास लेनी चाहिए थी। आई हैव ऑलरेडी गिवन द टेक्स्ट, मैसेज दे दिया है मैंने, बट आई थिंक देयर आर सम पीपल हु डिडंट। चलो कोई नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चलिए, तो मैं जल्दी जल्दी से कराऊंगी क्योंकि हम रिवीजन क्लास को भी चलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम ये जो 15 से 15 का मैंने टारगेट लिया है उसमें ये सारा वर्क दोबारा से क्या होगा, रिवाइज होगा, रिवीजन क्लास चलेगी। चलिए, मैं अब आगे चल रही हूँ, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आप बाद में भी देख सकते हैं। अब यहाँ तक आप समझ गए कि भाई होली मैन के खिलाफ क्या हो रही थी, षड्यंत्र रचाया जा रहा था, और धार्मिकता अगर देखी जाए तो तुगलक के राज्य में धार्मिक चीजें क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी, ये उसको ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है कि अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है इसको देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, देन यू पीपल राइट इट डाउन। यहां तक तो हमने कर लिया है रिलीजियस एलिमेंट्स तक। अब यहां से आगे चलेंगे, जो उसको पता था कि रिलीजियस चीजें तो धर्म क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, लेकिन डिस्कस्ड द ट्रीटमेंट टू आर्मेड्स एंड अदर नोबल्स इन द कोर्ट। अब यहाँ पर उनका डिस्कशन चल रहा था कि किस प्रकार से, मैम फास्ट स्टडी करा दो, ये रिवीजन ही है, हाँ वही वही कराएंगे हम, फास्ट रिवीजन कराऊंगी और इसको थोड़ा मैं जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आज जरा फर्स्ट डे है, जो लोग नए जुड़े हैं तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अभी वो कर रही हूँ, लेकिन लेकिन मैं इसको बहुत फास्ट रिवीजन में चलाऊंगी। तो 15 तारीख से मैंने टारगेट किया है, मंडे से। हाँ, ग्रामर को भी करेंगे, ग्रामर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, तो इट विल बी अ रिवीजन क्लास टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो अभी तो पहले ये चलते हैं क्योंकि 15 तारीख से मैंने टारगेट किया है, तो 15 तारीख तक का हम वेट करेंगे, मतलब टुमारो इज द ओनली डे वी विल वेट फॉर टिल टुमारो। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट गिविंग यू इन पीडीएफ, और इसी को मैं फटाफट एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी, ठीक है, जिससे कि हमारा स्पीडली काम हो जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ज्यादातर जो ये थीम थी वो किसमें थी, प्रिजन में। जो मोस्ट ऑफ देम, ये कहने का तात्पर्य है जो ये आमिर्स थे और जो ये नोबल्स थे, ये कहाँ थे, प्रिजन में थे, जेल में थे। ऑल कन्विंस द शेख, शेख को सबने मना लिया था दैट द किंग इज एनिमी, उसको शेख को इन लोगों ने मना लिया था कि भाई कौन दुश्मन हमारा, कौन है दुश्मन, यहाँ पर कौन है, किंग। किंग कौन है, सुल्तान, कहाँ का, इस्लाम का। हु अपोजेस हिज ओन पीपल, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि तुगलक जो था, तुगलक को कहीं ना कहीं हम बोले तो वो कॉम्युनल नहीं था, वो ऐसा नहीं था, वो हिंदूज के लिए भी उतना ही उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर था जितना अपने धर्म के लिए, कहने के लिए है अपने धर्म से ज्यादा। तो वो यहाँ पर अपोज करते हैं कि शेख को कहते हैं कि भाई ये तो हमारा दुश्मन हो गया, क्योंकि ये हमसे हमारे ही लोगों को क्या करता है, अपोज करता है, बात नहीं मानता है। फिर शियाबुद्दीन ज्वाइन कर लेता है कॉन्स्पिरेसी को टू असैसिनेट द किंग। अब यहाँ पर प्लान बनना शुरू हो जाता है कि तुगलक को रास्ते से हटाओ। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सीन में तुगलक को रास्ते से हटाने की साजिश की जाती है, तो आप याद रखेंगे दैट इज योर सीन 5। इज दैट क्लियर? यहां तक लिख लिया तो वेल, लिख लो, फिर इसके बाद मैं आगे स्क्रॉल कर रही हूँ। इफ यू पीपल हैव डन इट तो प्लीज मेक इट फास्ट। आफ्टर दैट आई एम स्क्रॉलिंग इट आउट। आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स। आज ऐसे चल लो, मंडे से हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ओके। ठीक है, आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल रही है तो आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं ऊपर चलती हूँ, अब हम चलते हैं सीन 6 में। देखिए अब सीन 6 आ गया। सीन 6 में क्या होता है, ये तुगलक चल रहा है, याद रखिएगा तुगलक का वर्क हम पढ़ रहे हैं और तुगलक रिवाइज कर रहे हैं। किसने लिखी है, गिरीश कर्नाड ने, याद करते रहे साथ ही साथ। अब ये जो तुगलक का जो नेक्स्ट सीन है दैट इज योर सीन 6, इसमें क्या होता है, साइलेंस, द कोर्ट इज रेस्टलेस, पेसिंग अप एंड डाउन इन दरबारे ए खास। अब क्या होता है, कहता है साइलेंस, शांति बनाए रखो। जो किंग है, जो राजा है, वो बड़ा बेचैन है, और वो क्या हो रहा है इस समय, ऊपर नीचे अपने दरबारे एक खास जगह होती है वहां पर वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, आगे कभी पीछे, मतलब ऐसे टहल रहा है ये
यहाँ पर दिखाया गया है। अब मैं ये भी बता दूं, ये साइलेंस यहाँ पर कौन बोल रहा है एक्चुअली। ये साइलेंस यहाँ पर आजिज अजीज को आजम कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो कि तुगलक को हमारे सारे राज पता चल गए, अब ये हमारे साथ कुछ प्लानिंग बना रहा है हमें मारने की। तो इस वजह से वो कहता है ऑल आर्मीज गैदर्ड इन द फोर्ट, सारे के सारे आर्मीज फोर्ट में, राज्य में, दरबार में क्या हो जाते हैं, गैदर्ड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। किंग अनाउंस कर देता है अब वो कॉपर करेंसी को क्या करेगा, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगा और शिफ्ट करेगा अपने कैपिटल को दौलताबाद की तरफ। वो सारी चीजें यहाँ डिस्क्लोज और आगे कर रहा था। प्रेयर टाइम होता है, जिस समय पूजा का टाइम होता है उस समय पता ही है आप सभी लोगों को, जब पूजा का टाइम होता है कोई भी हथियार नहीं रखते हैं, तो सबके सब होली प्रेयर के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और जितने भी आमिर्स थे वो पुल आउट ड्रैगर्स, उन क्योंकि वो लोग तो साजिश करके जाते हैं कि हमें तो तुगलक को मारना है, तो वो ये सोच के चलते हैं कि तुगलक को मारने के लिए हम क्या करेंगे, जिस समय पूजा का समय होगा वो बिना, वो उसके साथ में कोई भी नहीं होगा और क्या होगा, वो निहत्था होगा, उसके पास कुछ भी गन वगैरह या ऐसी कोई, मतलब गन तो कहाँ होती थी उस टाइम पे, लेकिन कोई हथियार नहीं होगा। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उसको घेर लेंगे चारों तरफ से। वो ये प्लान बना रहे होते हैं, प्लान रहता है उनका। तो वो लोग, उनके पास तो चाकू चुकू सब होता है क्योंकि वो तो प्लानिंग करके गए होते हैं। वो चाहते हैं कि अब हम राजा को मार देते हैं, तो इसलिए वो राजा को घेर लेते हैं चारों तरफ से पूजा के टाइम पे, और उसके बाद वो अपने खंजर ड्रैगर चाकू निकाल लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया? ये आपको दिख भी रहा होगा। साथ ही साथ मैं इसको ऊपर भी स्क्रॉल करती रहूंगी जिससे कि आगे आगे हम आगे सीक्वेंस में पढ़ते रहें। इसके बाद मैं तो बता रही हूँ आगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको जल्दी से लिख भी सकते हैं, और ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है तो आप इसको रिकॉर्डिंग पे भी देख सकते हैं। आई एम गिविंग यू few minutes, if you can write it, you write it down. लिखना है तो आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करना है 15 तारीख से सिर्फ एक्सप्लेनेशन चलेगा, लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन चलेगा, आज आप लिख लीजिए, ठीक है? गिविंग यू फ्यू मिनट्स, 1-2 मिनट देती हूँ, आप जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए। कम ऑन, ओके, शैल आई मूव ऑन द स्लाइड? अब हम इसके आगे चलते हैं। अब आगे क्या होता है, जब ये लोग खंजर निकाल लेते हैं, अब यहां पर इसका गार्ड जो रहता है, आई थिंक ये दिखाई दे रहा है, बट दिखाई दे रहा है, बट इज नॉट सीन हियर। चलिए अब देखते हैं अब क्या होता है आगे। जब सबने उसको घेर लिया, आमिर ने उसको घेर लिया है, अब आमिर क्या कर रहे हैं, घेरने के बाद वो निहत्था रहता है उसको घेर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, आपको लगता है कि तुगलक मर जाता है? नहीं, लेकिन जो राजा का जो गार्ड होता है वो उसके पीछे खड़ा हो जाता है स्टेज पे। मतलब तुगलक के इर्द गिर्द अब कौन खड़ा है, वो गार्ड है, वो उसको चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट करता है। सराउंड्स द किंग, राजा को सराउंड्स करता है, एंड किल्ड ऑल द आर्मीज एट द टाइम नोबडी लेफ्ट। अब देखिए कितनी बड़ी गलत, मतलब कितना बड़ा पासा उल्टा पलटा। इन लोगों ने, आमिर ने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था कि इसको हम मार देंगे, लेकिन आम जो तुगलक का जो गार्ड होता है वो पीछे खड़ा हो जाता है अपने मालिक के, मतलब किंग के, तुगलक के, क्योंकि तुगलक तो प्रेयर कर रहा होता है, उसे तो कुछ पता नहीं चलता। तो वो क्या करता है, वो सब आमिर को, जितने भी खड़े रहते हैं घेरे में, सबको चाकू से यूं घुमा के मार देता है। तब तक मारता है कि जब तक उसको ये न लगे कि उस समय कोई भी शव बचना नहीं चाहिए, मतलब सब मर जाने चाहिए। एट द टाइम नो बडी लेफ्ट। तुगलक स्टैब्स शिबाबुद्दीन। अब यहाँ पर तुगलक क्या करता है, शिबाबुद्दीन जो रहता है कैरेक्टर, मैंने कल समझाया था, इसको चाकू घोंप देता है टू डेथ, मतलब मार देता है, किल कर देता है। अब यहाँ पर जो रतन सिंह है, जो शिबाबुद्दीन का क्या रहता है, एडॉप्टेड ब्रदर के नाम से उसको, मतलब गोद लिया हुआ भाई कह लो जिसको, वो क्या करता है, वो एडॉप्टेड जो ब्रदर है वो क्या कर लेता है, बीट्रेड दम ऑल, उन सबको वो धोखा देके वहां से भाग जाता है, मतलब वो सामना नहीं करता, ठीक है। डेक्लरेशन ऑफ रॉयल ऑर्डर,
टू शिफ्ट द कैपिटल टू दौलताबाद इमीडिएटली। अब क्या होता है, राजा यहाँ पर मतलब तुगलक, जब ये सब कॉन्स्पिरेसी रची जाती है तो तुगलक सीधा सा आदेश निकाल देता है कि अब यहाँ नहीं रुकना। ये अब आदेश आ गया है कि हमें तुरंत दिल्ली से कहाँ जाना है, दौलताबाद जाना है। ये समझ में आ गया? मुझे बताते भी रहिए प्लीज टेक्स्ट करके, तो मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ आई एम क्वाइट फास्ट तो मुझे बता भी दीजिए, टेक्स्ट जरूर कीजिए, उससे ही मुझे आइडिया लगेगा। टेक्स्ट मी। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? सभी लोग अपना योगदान दीजिए, सभी का योगदान जरूरी है, कुछ ही बच्चों का नहीं, सबका। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और आपको एक बार ये कहानी दोबारा पढ़ रहे हो तो आपको ये हो, जो लोग दोबारा पढ़ रहे हैं तो उनको तो यह है कि तहे दिल से मतलब अंदर तक ये इंसिडेंट पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली तुगलक में हुआ क्या। ठीक है, कहानी पता होगी तो आप उत्तर अपने आप कर लेंगे। चलिए, आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ स्पेस। अब आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसके बाद इसको स्क्रॉल कर रही हूँ। लिख लिया? हैव यू रिटन इट? मैसेज भी करते रहे प्लीज, मैसेज इज इम्पोर्टेंट। मैसेज इज इम्पोर्टेंट। टेक्स्ट द मैसेज। ओके, ठीक है। आप लोगों के मैसेज नहीं आ रहे, मैसेज मुझे दिख नहीं रहे, मैसेज कोई कर रहा है तो बता दीजिए। यस, इट्स हियर। ठीक है, डन है ना, सभी लोगों ने कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि भाई तुरंत, वो कह रहा है ना दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद अब तुरंत शिफ्ट होना है, अब देरी नहीं करनी है। अब यहाँ पर एक लाइन और आती है, जो श्रीउड नेचर है तुगलक का वो हमें यहाँ देखने को मिला। जो बार बार हम बोल रहे थे कि कनिंग है, खतरनाक है, क्रूड है, क्रूअल है, तो ये सब नेचर हमें यहाँ इसका देखने को मिलता है। श्रीउड नेचर कौन से उस सीन में, सिक्स्थ सीन में, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अब वो क्या करता है, यहाँ देखने को मिल रहा है क्योंकि वो शिवाबुद्दीन को शहीद करवा देता है। मार्टियर मतलब उसको शहीद मान लेता है क्योंकि उसको मार देता है। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं लगा कि उसका क्रूअल नेचर हमें देखने को मिला। अभी तक तो हमने सिर्फ सुना था, लिटरली देखा नहीं था कि यही जो वर्क था उसमें यही बताया गया था कि इसने अपने फादर को मारा, इसने अपने भाई को मारा अब राजगद्दी में आने के लिए। और माँ को भी उसने अपने आप तो नहीं मारा था लेकिन आदेश दे के मरवाया था, वो भी एक क्रुएलिटी का साइन था। लेकिन ये देख के तो ऐसा लगा कि हाउ श्रीउड, कितना ही कनिंग और धोखेबाज भी आप कह सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सीन 7 पे। सीन 7 में क्या होता है, सीन 7 देख लेते हैं। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं सीन 7 को ऊपर कर रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ। अब सीन 7 में क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए, अब यहां तक की कहानी तो समझ में आ गई कि उसने आदेश दे दिया कि भाई अब सभी लोग क्या करें, दिल्ली से दौलताबाद जाने की तैयारी करें। अब जब वो दिल्ली से दौलताबाद जाने की तैयारी कर रहे थे तो जो पोर्ट्रेज था, द वोज का मतलब होता है संकट, पोर्ट्रेज का मतलब होता है चित्रण, मतलब जो चीजें हमें दिखाई दे रही थी उस सीन में, वो दृश्य में जो देखने को मिल रहा था वो इस प्रकार था कि लोग बड़े संकट में थे। सफरिंग्स ऑफ सिटीजन, मतलब हमें इस सीन में ये दिखाई दिया कि जो उसके राज्य में रहने वाले लोग थे वो क्या थे, सफर कर रहे थे, किससे, सिटीजन संकट में थे, दुविधा में थे और वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में थे। वेकेट द कैपिटल फोर्सफुली, उस उनको जल्दी जल्दी दबाव में जगह को क्या करवाया जा रहा था, खाली करवाया जा रहा था कि तुम जल्दी जल्दी खाली करो। ठीक है, द रोड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, अब जो रोड थी, जो सड़क थी दिल्ली से दौलताबाद के लिए, वो बड़ी क्राउडेड थी, भीड़ भाड़ वाली थी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि पहले के आज के टाइम की तरह की इंसान कैसे भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से चला जाए, गाड़ी चले जाए,
या फिर फ्लाइट से चले जाए। अब तो टाइम है, उस टाइम पे तो ऐसा ही होता था, जो राजा होता था वही घोड़े घोड़े में जाता था, बाकी लोग तो किसमें जाते थे, ज्यादातर पैदल सवारी भी करते थे, तो जो आम जनता होती थी। तो क्राउडेड था, फुल विथ कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है शव। सिकनेस एंड डिसीजेस, क्यों कहा इस चीज को यहाँ पर, क्यों बोला गया कि शव, सिकनेस बीमारी और डिसीजेस, क्यों क्यों कहा गया ये, क्योंकि उसका एक रीजन है, मैंने कल भी आपको समझाया था। जब ये लोग दौलताबाद के लिए जा रहे थे, आजिज जो एक कैरेक्टर था नेगेटिव डिजाइज फॉर्म में, जो ब्राह्मण बनता है और आगे जाके गियासुद्दीन भी बन जाता है, उसका मकसद, क्योंकि तुगलक ने अपनी करेंसी को क्या कर दिया था, कॉपर की करेंसी के बराबर मूल्यवान बना दिया था। तो वो क्या कर देता है, उसको कॉन्टरफीट कर देता है, कहने का मतलब है उसकी कॉपी बना लेता है, और सारे जो सिल्वर कॉइन्स रहते हैं वो अपने पास रख लेता है, और उन लोगों को कॉपर के कॉइन्स पकड़ा देता है जो वहां की जनता रहती है। अब जब ये दिल्ली से दौलताबाद की तरफ जाते हैं, तो वहां जो जगह थी, वहां ऐसा नियम नहीं था कि कॉपर की करेंसी को सिल्वर की करेंसी के बराबर माना जाए। वहां सिल्वर की अलग वैल्यू थी और कॉपर की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो यहाँ पर वो लोग कुछ चीज खरीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास मॉनेटरी पैसा नहीं था। तो यहाँ पर जो जो भी उनके साथ, जो दिल्ली से दौलताबाद जाने वाले जितने भी उस राज्य में रहने वाले लोग थे, वो भूखे प्यासे, बीमारियों से, वीकनेस से मरते चले जा रहे थे। ठीक है। आजम एंड अजीज सिविल सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट होने के नाते ये पूरा एक्सप्लॉइट कर देते हैं गरीब लोगों को, विद द हेल्प ऑफ थीव ऑन द नेम ऑफ किंग। अब कहने का तात्पर्य ये है, ये पैसा ऐंठते कैसे हैं इनसे, ये कहते हैं क्योंकि यहाँ पर तुगलक इनको अजीज को एक उपाधि दे देता है कि तुम मेरे वो बन जाओ, मतलब सर्वेंट बन जाओ, और तुम ये काम, अब उस जब कोई राजा का करीबी बन गया, तो जो नीचे के लोग होते हैं वो तो यही सोचेंगे कि ये राजा का आदेश है, तो ये लोग झूठा झूठा नाम लगा के कि राजा का आदेश है, तुम अपने सिल्वर कॉइन्स हमें दे दो और तुम ये कॉपर करेंसी रख लो। इस तरीके से धोखाधड़ी करके उन लोगों से, राज्य से, लोगों से एक्सप्लॉइट कर लेता है। कौन कर लेता है? आजम एंड अजीज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। शैल आई मूव ऑन? बताते भी रहिए, मैं आगे मूव करूं या आपको 2-3 मिनट दूं? कर लिया तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। ओके, लिख लिया, टेक्स्ट कर दीजिए। ओके, ठीक है। अब मैं आगे चल रही हूँ, आगे देख लीजिएगा आप। इसको देखते हैं, आगे कर लेते हैं हम। अब यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब क्या होता है कि जो आजम और अजीज होते हैं, यहाँ पर वो काउंटरफीट करेंसी तो बना ही रहे थे, क्योंकि वो लोगों को क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो काउंटरफीट करेंसी बनाने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम काउंटरफीट करेंसी बना लेते हैं, और लोगों को क्या कर लेते हैं, उनके कॉइन्स को ले लेते हैं, उनके पैसों को हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो वो इस प्रकार से उनके पैसे ले लेते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? मुझे थोड़ा टेक्स्ट करके बताते भी रहिए, तो मुझे समझ में भी आता रहेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वॉइस की क्लियरिटी भी बताइए। इसके बाद चलते हम सीन 8 पे। अब सीन 8 में क्या होता है, देखिए सीन 8 में 5 years लेटर, 5 साल के बाद, जो सीन है वो दौलताबाद का इन द फोर्ट है। कहने का मतलब है अब 5 साल हो चुके हैं, 5 साल के बाद जो सीन है दौलताबाद का फोर्ट का, वो हमको सीन 8 में दिखाई देता है। क्लियर है कि नहीं है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? थोड़ा टेक्स्ट करिए मुझे, एक्चुअली आप लोगों के मैसेज नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग मैसेज करेंगे तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर। कीप ऑन मैसेजिंग सो दैट द क्लास कुड बी इंटरैक्टिव एज वेल। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। ममता जी का आ गया, ममता का मैसेज आ गया, ठीक है। तो मैं आगे मूव ऑन कर रही हूँ। ठीक है, कई कई लोगों का नेटवर्क जा रहा है, तो तक क्लास चल रही है, तो नेटवर्क का भी ध्यान देते रहे।
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, उस पर चलेंगे। हेलो, actually I am the class right now. Can I call you back after the class? ओके ओके, ठीक है। देखिए अब इसके बाद क्या होता है, अब यहां से जब जाते हैं, ये दौलताबाद का 5 साल के बाद जो सीन होता है दौलताबाद का, वो देखने को मिलता है। यहां पर अब आप देखिए तो हमें ये देखने को मिलता है, जो ये सीन है, अब ये पूरा जो दृश्य जो दिखाई दे रहा है हमें, वो कैसा है, फुल ऑफ पैथोस। पैथोस का यहाँ मतलब होता है हौसला, एंड आयरनी, बड़ी विडंबना भी रही। कि विडंबना इस प्रकार से रही क्योंकि भाई कुछ कर नहीं सकते, पैसे हैं नहीं खाने को पीने को, गरीबी से मर रहे हैं, तो ये बड़ी सीन बिल्कुल विपरीत रहा और हौसला बुलंद रखना पड़ा। ठीक है ना, कि भाई जाना है जाना है, पहुंचना है पहुंचना है। इसके बाद डिल्यूजन, जिसे कहते हैं निराशा, एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ तुगलक। यहां कहीं ना कहीं से निराश और दुखी थे लोग तुगलक की वजह से। तुगलक ने मतलब लोगों को इतना ज्यादा वो कर दिया था कि यहाँ उसकी क्रूरता जो थी वो दिख रही थी, निर्दयता दिख रही थी अपने लोगों के प्रति। उसके दिमाग में एक सनक थी, बस मुझे तो दौलताबाद पहुंचना है, दैट्स इट। और थोड़ी देर बाद तो यहाँ भी आता है कि उसका पर्पस सिर्फ यही रहता है कि गियासुद्दीन की खातिरदारी कैसे की जाए, बजाय अपने लोगों के बारे में सोचने के वो गियासुद्दीन के प्लानिंग बना रहा है। ये नहीं देख रहा कि मेरे ही लोग मरे जा रहे हैं, इनके लिए मैं कुछ करूं राजा होने के नाते। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? थोड़ा सा मुझे बता दीजिए तो मैं इसको आगे स्क्रॉल कर दूंगी। यहाँ तक बता दीजिए प्लीज। शैल आई मूव ऑन? टेक्स्ट जरूर कीजिए, मैसेज तो मुझे पता चलता रहेगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर मूव ऑन कर रही हूँ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अब जो है लॉस्ट द सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस। अब यहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, लॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें दिख रहा है कि जो समझ है और जो दिशा है और जो उद्देश्य है, तीन चीजों का लॉस दिखाई दे रहा है। किस किस का? सेंस, समझ, मतलब तुगलक की समझ चली गई, तुगलक के अंदर समझ नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई मानो। ठीक है, उसकी दिशा, वो किस दिशा में जा रहा है ये भी खत्म हो गया, और जो उसका उद्देश्य है वो भी कहीं ना कहीं खत्म दिखाई देने को दिख रहा था। जो दो लोग थे, दो लोग का मतलब है एन उल मुल्क एंड शियाबुद्दीन फादर, इज टू बी ट्रस्टेड। दो लोगों पर ही अब क्या किया जा सकता था, विश्वास किया जा रहा था। तो वो कौन थे? दो लोग, इज टू बी ट्रस्टेड। अगर किसी पे विश्वास किया जा सकता था तो वो दो लोग थे। और वो दो लोग कौन थे? वो थे, एक तो था एन उल मुल्क और फिर शियाबुद्दीन फादर। इज दैट क्लियर? और राजा जो था वो फील कर रहा था अपने आप को लोनली, अकेलापन महसूस कर रहा था, अकेला फील कर रहा था। आपको ये पता चल रहा है ये सीन में क्या दिखाई दे रहा है? ये सीन में ये दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से आजिम और अजीज ने धोखा दे दिया। धोखा देने के बाद अब यहाँ पर जिस समय निजाम जो नाजिर था, जो उसकी माँ उसको मार देती है, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसको लगता है कि अब मेरा दोस्त चला गया, वो अकेला पेन खा ली, और वो बहुत उसमें चला जाता है, टेंशन में आ जाता है, अकेलेपन में आ जाता है तुगलक। तो उस टाइम पे उसको ऐसा लगता था कि अब मेरा कोई नहीं है। ठीक है, तो दो ही लोगों में उस समय पे विश्वास किया। जो जनता थी वहां की, वो किस पे विश्वास कर रही थी? एक तो एनुल मुल्क पे और शिहाबुद्दीन के फादर पे। इन्हीं दोनों पे उनको ट्रस्ट था कि यही लोग कुछ कर पाएंगे हमारी भलाई। अब सब्जेक्ट हिज सैनिटी, स्थिर बुद्धि उसकी थी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाजिब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। कौन नहीं संभाल पाता? तुगलक नहीं संभाल पाता। जहां तक लिख लीजिए आप, फिर मैं सीन 9 कराऊंगी। ये सीन करने जरूरी है क्योंकि हर सीन की इंपॉर्टेंस है।
ओके, इसलिए मुझे ये सीन कराने पड़ रहे हैं। एक तरीके का ये पूरा वर्क का आपका कंक्लूजन है, ये नट शेल में समरी है। ठीक है, तो देख लीजिए जरा आप लोग, लिख लीजिए। आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स। लिखने के बाद मुझे टेक्स्ट कर दीजिए सो दैट मैं इसके बाद आगे आगे का कराऊं। कम ऑन, टेक्स्ट करके बताइए अगर आप लोगों ने लिख लिया। ओके डन, ठीक है। सभी लोगों ने कर लिया? ओके फाइन, ठीक है, सभी लोगों ने कर लिया। ठीक है, फिर आगे का चलते हैं। हम सीन 9 को करते हैं सर। सीन 9, ठीक है। अब सीन 9 में देखते हैं क्या होता है। अब टू स्कॉन्ड्रल्स यहां पर कौन है? टू स्कॉन्ड्रल्स कौन है? ये है स्कॉन्ड्रल्स। स्कॉन्ड्रल्स का मतलब तो आप जानते ही हैं, मतलब धोखा देने वाला। ठीक है, उसमें कौन आ गए? दो कैरेक्टर कौन है जो धोखा दे रहे हैं, थोड़ा याद कीजिए। आजिज एंड आजम। कौन है? आजिज एंड आजम, ये दोनों दो लोग धोखा देने वाले हैं। ये कंट्रोल अब इन पे नजर आ गई, मतलब कंट्रोल्ड। अब कंट्रोल्ड किस प्रकार से होगा? क्योंकि अब इन्हें लगा कहीं ना कहीं राजा को पता चल गया हमारे बारे में। ठीक है, दे हाइड इन अ स्मॉल केव। अब ये एक नहीं, सॉरी, एक मिनट। ये दो स्कॉन्ड्रल्स जो थे ये कंट्रोल्ड में आ गए। ये कंट्रोल में किस सेंस में आए, इसको मैं आपको बता देती हूँ। ये उस सेंस में नहीं आया, क्योंकि यहां से तो अब उसको दूसरी चीज करते हैं। कंट्रोल मतलब अब इन्होंने सोचा कि हमने लोगों को तो बहुत लूट लिया। इनके दिमाग में अब ये ख्याल आया, हम क्यों पैसा मांग रहे हैं, हम ऐसा काम करते हैं ना कि हम डायरेक्ट गद्दी में बैठ जाए। ये आजिज सोचता है। तो आजिज बोलता है कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा लोगों से पैसा मांग के ऐसा काम नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट गद्दी पे बैठेंगे, ये इनका टारगेट रहता है। ठीक है, अब ऐसे टारगेट को पाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी गुफा में जाते हैं। वहां काउंटरफीट करेंसी को क्या करते हैं, मिंट, मतलब इसको फेक करेंसी को प्रोड्यूस करते हैं और फेक करेंसी उनको दे देते हैं। किसको देते हैं? वहां की जनता को दे देते हैं। तो आजम ट्राइज ऑफ स्टीलिंग टॉक अबाउट द इन्वर्जन ऑफ एनार्की, समझ में आ गया, एंड मिस रूल ऑफ किंग। अब यहाँ पर जो आजम है वो चाह रहा है कि किस तरीके से मैं लोगों को मतलब मैं किस तरीके प्रकार से जो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है इसको मैं बदल दूं, इसमें उल्ट फेर हो जाए, और हम किस तरीके से राजा के अंदर बुरा शासन को हम कर सके, कितना शासन हम बुरा सा बुरा बना सके, ये इनका टारगेट बन जाता है। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आप यहां तक लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इसके आगे का बताती हूँ। प्लीज राइट इट डाउन, लिख लीजिए। राइट इट डाउन एंड ऑल्सो टेक्स्ट द मैसेज। मैसेज को टेक्स्ट भी कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे आप लोग कर ले। वेल, लिख लीजिए। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स दे रही हूँ, आप लिख लीजिए इसको आराम से। ठीक है, ओके फाइन, फाइन, ठीक है, लिख ही लिया है सबने, सबने लिख लिया है, दैट्स ग्रेट। सभी लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता है ममता, मोनिका, प्रकाश, रविता, रेखा, रिचा, रोशनी, सुरभि। सुरभि ने नहीं बोला, सुरभि लिख लिया आपने? सुरभि हो या सौरभि? सौरभि, ओके डन। चले फिर आगे चले। ठीक है, ये कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड भी हो रही है तो आप साथ साथ में बाद में इसको देख लेना।
क्योंकि ज्यादा टाइम दूंगी तो वेस्ट होगा टाइम। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब इसके बाद यहां से चलते हैं। अब आजिज क्या करता है, अब आजिज का क्या काम रहता है ये देख लेते हैं। अब आजिज टोटल इन्वर्जन, बिल्कुल फेर बदल हो जाता है ऑफ मोरल वर्च्यूज। अब आजिज के अंदर मोरल वर्च्यूज, नैतिकता, मोरालिटी जानते हो, मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, इसका क्या आ जाता है इन्वर्जन, विपरीत, मोरालिटी और विपरीत हो गई। कैसे विपरीत हो गए, क्योंकि आजिज और आजम लूट द होली मैन गियासुद्दीन अब्बासी। ये मैंने आपको लिखाया था जब मैंने आपको कैरेक्टर कराया गियासुद्दीन अब्बासी। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है क्योंकि ये एक नोबल पर्सन था, एक होली मैन था। होली मैन तो आप जानते हैं ना, धार्मिक व्यक्ति, प्रीचर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर क्रिश्चियंस की बात करें तो हम उसको प्रीचर, जिसे हम बोलते हैं, यू नो व्हाट वी कॉल इट, व्हाट वी कॉल इट, आई जस्ट फॉरगॉट द वर्ड, जिसको हम प्रीस्ट कहते हैं। ठीक है ना, प्रीस्ट कहते हैं, प्रीस्ट। तो अब क्या होता है, अब ये धर्म के बिल्कुल इनकी बुद्धि उल्टी चली गई। नैतिकता जो गुण थे वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गए, वो गुण तो इनके अंदर अब रहे नहीं, ये तो बिल्कुल क्या हो गए, क्रिमिनल हो गए। तो ये गियासुद्दीन को क्या कर देते हैं, लूट लेते हैं। लूट लेने का मतलब ये इसको मार भी देते हैं। ठीक है, और अपने आप को भेष बदल के आते हैं। नेक्स्ट सीन में आपको दिखाई देगा। तो ये दो लाइन लिखने के बाद मैं आपको सीन 10 समझाती हूँ। तो ये दो लिख लीजिए, फिर मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगी ऊपर। जस्ट राइट दीज टू लाइन्स and make it fast. Make it fast so that I can shift it and I can make you this. लिख लीजिए जल्दी से। ओके, चलिए, ये दो लाइनें थी, ज्यादा नहीं थी, इसको लिखने में तो ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। अब चलते हैं सीन 10 पे। 13 सीन है, मतलब हमें 13 इसमें हमें, मैम ये दोनों लाइन दिखाई नहीं दे रही है। कौन सी दोनों लाइन, ये दोनों लाइन दिखाई नहीं दे रही, ये वाली और ये वाली, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखिए कैसे नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, प्लीज एवरी वन ऑफ यू, आप लोग को दिखना चाहिए भी। सभी लोग बताएं मुझे, दिख रही है। रविता, हो सकता है आपको नहीं दिख रही हो, लेकिन ये दिख रही है, विजिबिलिटी सबको है, ये सबको दिख रही है। आपका हो सकता है प्रॉब्लम हो, नेटवर्क इश्यू हो रहा हो शायद। ओके, अब मैं आगे चल रही हूँ, 10 सीन पे चलते हैं। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग सीन 10। अब सीन 10 में क्या होता है ये देख लेते हैं। अब यहां से जब सीन 10 में चल रहे हैं, तो दिस सीन चार्ज विद ड्रामेटिक टेंशन। इस सीन में धीरे धीरे हमें टेंशन नजर ज्यादा आ रही है। किस प्रकार की टेंशन आ रही है वो देख लेते हैं। वो इस प्रकार की टेंशन होती है क्योंकि यहाँ अब नाजिब मर चुका है, तुगलक अकेला हो चुका है, ट्रेजरी जो फुल थी वो किससे भर गई अब, बिल्कुल फेक करेंसी से। फेक करेंसी तो जानते हैं ना, डुप्लीकेट करेंसी। डुप्लीकेट करेंसी मतलब इनकी अपनी जो जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक जो पैसे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ इनके पास, इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरी तरीके की कंडीशन में है, क्योंकि पैसा नहीं है इनके पास, राज्य में पैसा नहीं है। क्वीन इज वरीड अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द स्टेट एंड किंग। अब जो ये क्वीन है, ये क्वीन कौन है, ये तुगलक की मदर है, स्टेप मदर ऑफ तुगलक। ये अब बहुत चिंता में है। वो इसलिए चिंता में है क्योंकि वो ये सोच रही है कि अब इस राज्य का क्या होगा और तुगलक का क्या होगा। वो टेंशन में आ गई थी, तुगलक का क्या होगा और इस राज्य का क्या होगा। ठीक है, तो क्वीन डिसाइड कर लेती है। क्वीन को पता होता है कि जो उलेमाज है, उलेमाज आप जानते हैं, मौलाना जिसे कहते हैं, तो ये जो जो ये उलेमाज, उलेमाज है, वो क्या है, नोबल है, नोबल लोग हैं। वो जानती है ये नोबल लोग हैं।
एंड आर अगेंस्ट द किंग। और वो ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी उसकी माँ, स्टेप मदर, कि ये जो अच्छे रिलीजियस लोग हैं अब ये मेरे बेटे तुगलक के खिलाफ, अगेंस्ट है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले रहा है। तो आप इसको यहां तक लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसके आगे का बताती हूँ। राइट इट डाउन, देन आई विल मेक इट टू डू द नेक्स्ट पार्ट। जल्दी से लिख लीजिए। रिटन। ओके, ठीक है, लिख लिया आपने? सभी लोग मुझे मैसेज कीजिए, सुरभि, रिचा एंड रोशनी, रविता, प्रकाश, मोनिका, ममता, थोड़ा सा टेक्स्ट कीजिए जल्दी से। सभी ने लिख लिया? ठीक है, ठीक है, फाइन। अब हम इसके आगे चलेंगे। अब यहाँ पर आई थिंक दिस वन बात, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ टेंशन बढ़ गया। अब टेंशन इस हिसाब से बढ़ा, देखिए आप, इन डिप्रेशन। अब भाई माँ थी वो, उसको चिंता होने लग गई कि कैसे चलेगा राज्य, ना हमारे पास पैसा है ना कुछ है, कैसे हम चलाएंगे इसको। तो वो अब डिप्रेशन में आ जाती है। कौन? मदर। और टेल्स द ट्रुथ, क्योंकि वो यहाँ पर क्या कर रही है, नाजिब को मरवाने की राय दे देती है, क्योंकि उसको पता रहता है मेरे बेटे ने उसी के कहने पे ये सारा तहस नहस कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि तुगलक ऐसा है, जो कैसा कहेगा वो वैसा ही कर देगा। तो इस प्रकार से अब वो क्या करती है, क्योंकि वो तो उसको मरवा देती है, तो वो टेंशन में भी रहती है, और टेंशन में होने के बाद वो सच्चाई बता देती है अपने बेटे को, तुगलक को बता देती है कि वो ही जिम्मेदार है नाजिब की मृत्यु के लिए। क्योंकि तुगलक यहाँ पर बड़ा अकेला सा महसूस करने लग जाता है। एक्चुअली ये कंक्लूजन में लिखा है मैंने, तो हर चीज करानी लिखानी, हर एक पॉइंट नहीं लिख सकते हम, इन अ नटशेल इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो वो बता देती है, जब वो देखते हैं मेरा बेटा तो पागल सा हो गया, अकेला हो गया, ये तो मैंने गलती कर दिया नाजिब को मार के, तो वो सोचती है मैं इसको सच्चाई बता देती हूँ, क्या पता इसका मन हल्का हो जाए। लेकिन इसका जो जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है, वो उसकी माँ ने सोचा भी नहीं होता है। और वो ये होता है कि तुगलक शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी स्टेप मदर ने उसको धोखा दिया। ठीक है, और अब वो क्या करता है, ऑर्डर दे देता है अपने लोगों को कि मेरी माँ को मृत्यु तक पत्थर, जब तक उसको मृत्यु ना आ जाए तब तक उस पर पत्थर फेंकते रहो। तो उसकी माँ इस प्रकार से मर जाती है। यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं इसके आगे का बताती हूँ, एंड मेक इट फास्ट। जल्दी से लिख लीजिए, राइट इट डाउन, एंड इफ यू विल राइट इट देन प्लीज लेट मी नो एज वेल। इसको मेरे को बताते नहीं है, जल्दी से लिख लीजिए। देखिए 15 तारीख से मैं आपको बता दूं सभी को, सिर्फ ग्रामर की क्लास को भी मैं ऐसे ही समझाऊंगी, तो पीडीएफ फॉर्म में ही मेरा काम रहेगा समझाने का। बाद में आप इसको लिख लेना, क्योंकि हम रिवीजन जब करेंगे तो वो बहुत फास्ट होगा। सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, ये रिवीजन क्लास रहेगी, तो आप लोग रिवीजन क्लास मिस मत कीजिएगा। डोंट मिस एनी वन ऑफ यू द रिवीजन क्लास विच आई विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। इज दैट क्लियर? तो वो थोड़ा फास्ट चलाएंगे, जिससे कि आप 30 दिन का जो टारगेट है हमारा, वो उसमें हम सारी चीजों को जल्दी जल्दी कवर अप दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेंगे। कम ऑन, चलिए अब मैं आगे चल रही हूँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर फील एब्सोल्युटली लोनली टू ही कोलैप्सिंग। अब देखिए क्या होता है, एक तरफ से देखा जाए तो जो तुगलक होता है वो उसको माँ तो उसने मरवाई दी,
वो भी मर गया, क्या नाम है उसका, आपको पता है, जो वो रहती है, माँ भी मर जाती है, नाजिब भी मर जाता है। इसके जो लोग थे वो इससे दूरियां बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब तुगलक को लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, एंड ही कोलैप्स इन पेन। वो उसको लगता है, वो दुख में है, अब अपने आप को वो बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहा है, और दुख के साथ साथ पीड़ा में भी है। सीक्स मर्सी फ्रॉम द गॉड डिवाइन। अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अब वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है कि भगवान हेल्प अलोन ऑन दिस वास्ट कॉस्मोस, कि वो कहता है कि ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, तुम मेरी मदद करो। क्यों? क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला हो गया है, ना माँ है ना उसके साथ का नाजिब है, तो वो अकेला इतना, उसको ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आके, लोनली होके, उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। इसके बाद चलेंगे हम 11th पे। तो इसलिए आप जरा इसको कर लीजिए, मैं फिर 11th समझाऊंगी, सीन सीन वाइज समझाना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको 2-3 लाइनें हैं, इसको जल्दी से लिख लीजिए, इसके बाद मैं इसको कराती हूँ, जल्दी से कीजिए, राइट इट डाउन, एंड आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स। इसके बाद 15 तारीख से मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ, बार बार मैं बोल रही हूँ सभी लोगों को, जिन लोगों ने ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो जब मैं पढ़ाऊंगी तो अपने रजिस्टर खोल के रखें, क्योंकि मैं पीडीएफ में फटाफट सारे टॉपिक्स दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, तो वो हमारा एक रिवीजन बैच चलेगा। So please don't miss that class. Okay, I want every one of you to do this. So go and keep it there. Don't bring it here. I will see it later on. I will see it later on. You just move from this. Okay. Please let me know whether you have done it or not. Text me soon, please. मैं हटा रही हूँ, 3 लाइनें लिखने के लिए कही थी, ठीक है। अब चलते हैं सीन 11 पे। सीन 11 पे चलते हैं। में क्या हो रहा है कि एक ड्रामेटिक कोरस है, सभी लोग बैठ के गा रहे हैं। किंग जो था, जिसको रिसीव करना था, जो राजा रिसीव करना था, जिसका नाम दिया, वो एक होली मैन है, और वो वारिस रहता है खालिफ का। वो आ रहा होता है, ये सब एक साथ ही चल रहा है वर्क, ठीक है, मतलब ये कहानी आगे बढ़ती जा रही है। डिसाइड टू रिलीजियस रिचुअल, उसका मन था कि मैं कोई एक धार्मिक काम करूं, वहां अपना योगदान दूं, तो इसलिए ऑर्डर्स टू रीस्टार्ट द होली प्रेयर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बात यहाँ रह गई थी जब मैं आपको समझा रही थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या वो इंपॉर्टेंट बात है, ये आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। जब तुगलक पे आमिर के लोग, जो होली मैन होते हैं, जब वो पूजा कर रहा होता है, उस टाइम पे उस पर अटैक करते हैं, मैंने आपको पीछे बताया है अभी, ठीक है। तो उस समय से, उसी टाइम से तुगलक सबको ये आदेश दे देता है कि हमारे राज्य में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद धार्मिक कार्य नहीं होता है। लेकिन जब गियासुद्दीन की बात पता चलती है कि ये आ रहे हैं, जब वो दौलताबाद शिफ्ट हो रहे होते हैं, तब वो डिसाइड करता है कि जब ये आएंगे तब हमारा रिलीजियस प्रेयर वगैरह, सारी प्रार्थनाएं वगैरह शुरू हो जाएंगी। समझ में आ गया। तो वो अब यही कहता है कि वो ऑर्डर दे देता है, क्योंकि गियासुद्दीन आने वाला है, तो वो ऑर्डर दे देता है सबको कि अब हमारे यहाँ होली प्रेयर शुरू हो जाएगी, और कब, जो कि 5 साल तक के लिए क्या थी, बंद थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि कितने साल के लिए तुगलक रिलीजियस रिलीजियस प्रेयर को बैन कर देता है, रोक देता है, तो 5 साल के लिए रोक देता है, ये ध्यान दीजिए। 5 साल के बाद दोबारा से वो स्टार्ट करता है, जब गियासुद्दीन उसके यहाँ दौलताबाद पहुंचने के लिए आता है, ठीक है। पीपल आर सिक एंड स्टार्विंग, ये मैंने बार बार बता दिया, नीड प्रेयर, बट ये देखो सही बात है, जो उसके लोग हैं वो मर रहे हैं भूख से, प्यासे से, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, उन लोगों को ये कोई मतलब नहीं है कि प्रार्थना हो या ना हो, प्रार्थना की जाए, उस उनको गियासुद्दीन से कोई मतलब नहीं है। उनको तो ये भाई हमें भोजन मिले तब जाके हम सरवाइव कर पाएंगे, जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो पूजा कर पाएंगे, वो ये सोच रहे हैं। तो उनको कोई मतलब नहीं है, बीमार व्यक्ति है, उनको तो भोजन चाहिए कि हमारी बीमारी का इलाज हो। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझा, तो राइट इट फास्ट।
लिख लीजिए, ठीक है, कर लिया। ज्यादा वो नहीं है, आप लिख सकते हैं जल्दी जल्दी। हालांकि आप लोग लिख रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं लिख रहे हैं, यू पीपल आर डूइंग योर वर्क। तो थोड़ा सा मैंने स्क्रीन भी दिखा दी है, ये रिकॉर्डिंग में भी चल रही है somewhere, then you can go through the recording video as well. So I think I shall move on. ठीक है, मैं आगे बढ़ लेती हूँ, आगे कर ले। ओके, आई शैल डू इट। नेक्स्ट चलते हैं। अब तुगलक यहाँ वेलकम कर रहा है, किसको वेलकम कर रहा है तुगलक? तुगलक किसको वेलकम कर रहा है? तुगलक यहाँ गियासुद्दीन को वेलकम कर रहा है, ठीक है। किसको बुला रहा है वो? अब वो यहाँ होली मैन को बुला रहा है, बड़ी गरिमा से, डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ, ठीक है, बड़े सम्मान के साथ, और विश्वास मान रहा है कि कुछ बदलाव जरूर होंगे हमारी परिस्थितियों में। अब उसको लगता है कि अब ये आ रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ भला होगा, ये सोचकर वो बड़ी आशावादी किरणों की तरफ जा रहा है, उसको लग रहा है कुछ अच्छा होगा, ठीक है। मासस एजिटेट, मास जो थी, जो मतलब उसके साथ रहने वाले जो लोग थे, जो उसके प्रजा के योग लोग थे, वो आंदोलन करते हैं राजा के खिलाफ एज अ किलर। वो कहते हैं ये राजा जो है तुगलक, तो ये है, ये तो किलर है, ये तो मर्डरर है, ये तो क्रिमिनल है, ये तो हमें मारने में तुला हुआ है, ठीक है। मासस आर एंग्री एंड रेस्टलेस, बिल्कुल सही बात है, भूखे प्यासे हैं। तो यहाँ जो लोग हैं वो बहुत ही क्रोध में है और बहुत ही पीड़ा में है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया तो कर लीजिए जल्दी तक, फिर मैं इसके बाद आगे का कराती हूँ, क्योंकि मुझे हर हाल में ये पूरा आज खत्म करना है। तुगलक मैं रोज रोज नहीं कराऊंगी, आज तुगलक होगा, टुमारो इज संडे, टुमारो क्लास विल बी नॉट देयर, तो इसलिए हम ध्यान दीजिएगा, तो इसको मेरे को आज ही खत्म करना है, ठीक है। लिख लिया तो बता दीजिए आप। दो दो सीन और रहते हैं, उसके बाद क्लाइमेक्स पे चलेंगे हम। कम ऑन, डन, दैट्स ग्रेट। कर लिया तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं सीन 12। सीन 12 बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अब सीन 12 में क्या होता है देखिए। अब यहाँ पर जो आजीज था, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा कल्प्रिट कहेंगे हम, विलन कहेंगे इन अ डिस्गाइज फॉर्म, ठीक, और आजम, ये स्टेज में अपियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गयासुद्दीन को मार देते हैं। अब सारी सच्चाई, भाई ऐसा तो है नहीं ना कोई गलत काम करेगा और उसकी कोई कहानी पता ही नहीं चलेगी, पता तो चलेगी ना कभी तो पता चलेगी। तो राजा को भी कहीं ना कहीं कुछ तो भनक लगी, तो वो खुद पर स्टेज पे आ जाते हैं। अब मतलब आमना सामना होता है। आजम इज नर्वस, आजम अब थोड़ा सा घबराया हुआ है, ठीक है। सी नर्वस, सी द किंग इज इन गार्डन, वो ये देखता है कि जो राजा है वो तो भाई गार्डन में घूम रहा है, और इन अ फ्रेंजी मूड, फ्रेंजी का मतलब होता है बड़े गुस्से में, आवेश में, गुस्से वाले मूड में है वो, घूम रहा है। मूविंग, आजिज ट्राइज टू काम हिम डाउन फेयर। अब अजीज, अब वो देख रहा है, आजम देख रहा है, ये आजम ये देख रहा है कि राजा गुस्से में है और अजीज जो है वो उसको शांत करने में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अजीज आजम को लगता है कि पोल खुल चुकी है, अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है तुगलक क्या है, एक सनकी राजा है। ही दैट हिज गार्ड में स्पाई ऑन देम। अब क्योंकि कहते हैं ना जो चोर होता है उसकी चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना, तो वो चोर है अजीज आजम, वो भी तो चोर ही है, उसको अब वो घबराया हुआ चोर है, उसको लग रहा पोल खुल गई है, अब मेरे पे इसके गार्ड भी क्या कर रहे होंगे, निगरानी रख रहे होंगे। तो ही डिसाइड्स टू लीव, तो वो रणभूमि छोड़ देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अजीज का साथ छोड़ देता है और भाग जाता है कि भाई अपनी जान बचा लो। क्लियर है? ये सीन 12 में है। जल्दी से लिख लीजिए, मैं सीन 13 करा देती हूँ, दैट इज द लास्ट सीन ऑफ द डे टुडे, एंड नॉट डे टुडे बट एंटायर तुगलक, तुगलक का पूरा एंड सीन है वो। फिर हम क्लाइमेक्स पे चलेंगे। लिख लीजिए, देन आई विल मूव ऑन फॉरवर्ड।
Once you jot it down and please let me know. ओके, लिख लिया? लिख लिया तो फिर आप मुझे जरूर बता दें। कैन आई? लिख लिया? ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा है, आप लोग की स्पीड बहुत अच्छी हो गई है। चलिए, दिस इज द लास्ट सीन ऑफ तुगलक। तो लास्ट सीन जो है तुगलक का, 13 ऊपर डालो, इसको थोड़ा मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूंगी तो नीचे की लाइनें भी आ जाएंगी। अब क्या होता है यहाँ पर, बरानी। अब आपको पता है बरानी जो आखिरी हिस्टोरियन रहता है किसका, तुगलक का। द लास्ट मैन टू बी बिलीव्ड बट हैज डिसाइडेड टू लीव द किंग। अब देखिए क्या होता है, नाजिब और बरानी ही तो उसके खास रहते हैं लोग, लेकिन बरानी एक ईमानदार ऑनेस्ट आदमी है जिसपे इसकी तुगलक की स्टेप मदर विश्वास करती थी। लेकिन क्योंकि ये नाजिब पे करता था तो इसके तो सारे पात्रे बिल्कुल गलत थे, तुगलक थे। तो इसलिए बरानी को जब सारी कहानी का पता चलता है और उसको ये भी पता चल जाता है कि वो क्या कर देता है, ये जो तुगलक रहता है इतना बेवकूफ रहता है कि ये अजीज को ही क्या बना देता है, हेड, उसके ऊपर हैंड ओवर करा देता है। तब इससे बरानी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो बरानी अब क्या चाहता है, वो भी डिसाइड कर लेता है कि अब वो इस राजा का साथ छोड़ देगा और वो राजा को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गिव साउंड रीजन टू लीव। ऐसे ही नहीं छोड़ दिया उसने, अब उसको पता था ये तो राजा है भाई, ये तो मेरे को मार देगा जिस हिसाब से इसका नेचर है। तो इसने एक साउंड रीजन, मतलब बिल्कुल सॉलिड रीजन बताया कि मैं क्यों आपका साथ नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो कहता है कि क्योंकि मेरी माँ बीमार है, उसकी माँ बीमार हो रही होती है, उस समय उसकी माँ सच में ही बीमार रहती है, तो वो वही बहाना बना लेता है। कहता है कि वहां जाना, अंतिम संस्कार, मेरी माँ का फ्यूनरल है, मुझे अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाना है। तो वो यही बहाना भी मारता है और एक्चुअल में ऐसा होता भी है। उसका कहने का मतलब ये रहता है अब मैं इसके बाद, ये बहाना भी है, मैं इसके बाद इससे मिलूंगा नहीं। ठीक है, फिर अजीज जो है वो कन्फेस कर देता है कि ही बिलोंग टू द धोबी कम्युनिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एंड दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अजीज यहाँ पर कन्फेस कर रहा है, ऐसा नहीं कि अजीज चुपचाप बैठा है, वो खुद ही रिवील कर देता है कि मैं तो भाई एक बहुत ही धोबी, बहुत ही लोअर कास्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं कहाँ से हूँ, मैं शिकनर से हूँ। कहाँ से हूँ, शिकनर। बट ट्रू फॉलोवर ऑफ किंग, लेकिन उसको ये भी पता देता है वो कि मैं राजा का तो पूरा क्या हूँ, भक्त हूँ। तुगलक को बेवकूफ बना दिया ना फिर से, यही देखो, ये तो अपनी कहानी बता दी, मैं यहाँ से हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत बड़ा क्या हूँ, फॉलोवर। तो इससे तुगलक इंप्रेस हो जाता है। ठीक है, अभी मैं नीचे की कहानी बताऊंगी, यहां तक लिख लो, उसके बाद मैं आपको नीचे का बताती हूँ। लोअर पार्ट आई विल टेल यू दैट, मेक इट फास्ट सो दैट आई कैन टेल यू द लास्ट पॉइंट्स। ओके, देख लेना इसको स्क्रीनशॉट में। नेक्स्ट चलते हैं, दिख रहा है बट इस नहीं दिख रहा है। चलिए, अब क्या होता है देखिए, लेकिन बरानी जो होता है, अब बरानी को भी तो पता रहता है, यही कहानी मैंने बोली। तो बरानी डिमांड करता है राजा से कि तुम पनिशमेंट दो भाई इस धोखेबाज को, इस कॉन्ट्रेल का मतलब होता है धोखेबाज, इसने तो धोखा दिया है साक्षात, इसको तुम पनिशमेंट दो। वैसे तो तुम सब लोगों को मार देते हो, सब कुछ कर देते हो। किंग पार्डन। अब बताओ, राजा उसको क्षमा कर देता है, किसको, अजीज को, और उसके बाद उसको अपॉइंट कर लेता है एज ऑफिसर ऑफ स्टेट। अब बताओ ये कितना बड़ा उसका गलत डिसीजन रहता है। उसको गलती करने के बाद उसको, मतलब उसको पनिशमेंट देने के बजाय उसको ही वो ऑफिसर बना देता है स्टेट का। द साइकिल इज कंप्लीट। इस प्रकार से ये पूरी तुगलक की जो कहानी है, इस प्रकार से ये कंप्लीट होती है। एक लाइन जो है मैं आपको वैसे बता दूं नक्शल में, जब यहां तक वो बना देता है, लेकिन जब वो अगले सवेरे उठता है तब उसको लगता है कि मैंने तो ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया, और वो पागल हो जाता है। ठीक है, ये लाइन लिख लीजिए लास्ट की, उसके बाद मैं क्लाइमैक्स बता देती हूँ इसका। तो राइट इट फास्ट, इसके बाद मैं क्लाइमैक्स बता देती हूँ, फिर आपका तुगलक खत्म हो चुका है।
प्रैक्टिस सेट के लिए 10:30 लाइव रहिएगा। 10:30 में प्रैक्टिस सेट 8, आई थिंक 8 है या 9 है, देख लूंगी, वो मैं सोल्यूशन कराऊंगी उसका। 8 होगा आई थिंक, रामानुजन वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कम ऑन, कर लिया? देख लीजिए, चलिए, थोड़ा सा ही है, वैसे भी स्क्रीनशॉट में देख लीजिएगा आप, है ना, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, फिर लेट हो जाता है, फिर प्रैक्टिस सेट भी कराना होता है तो लेट हो जाता है मुझे। क्लाइमेक्स पे चलेंगे। अब देखिए क्लाइमेक्स में क्या होता है। अब जो ये प्ले है, एंड्स विद द लोनलीनेस ऑफ किंग, बिल्कुल सही बात है। राजा बिल्कुल अकेला है, कोई नहीं है राजा के साथ। राजा का नजीब भी मर गया है। जॉन डन भी रिवीजन, मैं सब रिवीजन कराऊंगी, एवरीथिंग आई एम सेइंग। इसीलिए मैंने ये आज कल यूट्यूब में मैंने यही मैसेज डाला है कि जो भी बच्चे हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो एक रिवीजन बैच ज्वाइन करें, तो इसीलिए आप लोगों का भी रिवीजन होगा, साथ ही साथ उन लोगों का लिए भी हम रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, पूरा कोर्स रिवाइज होगा, पूरा कोर्स। ग्रामर तो मैं पढ़ाऊंगी, ग्रामर भी चलेगी, और ग्रामर भी वही कराऊंगी जो एग्जाम में आएगी। मैं आपको पहले ही सब जगह मैं यही बोलती हूँ, द वन विच इज रिक्वायर्ड। आप लोगों ने तो कर लिया, लेकिन दोबारा रिवीजन होगा उस चीज का, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है वो मैं कराऊंगी। ठीक है, तो वो उस चीज का आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो प्ले एंड होता है लोनलीनेस से। दिस इज अ हिस्टोरिकल प्ले, ये एक ऐतिहासिक प्ले है जिसमें एलिगरी है ऑफ तुगलक। एलिगरी का मतलब होता है कि एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि हिडन मीनिंग है, इसमें छिपा हुआ रहस्य है। वही मैंने बोला ना, छिपा रहस्य है, अगले दिन उसको फिर पता नहीं वो पागल होता है क्या होता है, ये एक छिपा हुआ रहस्य है। ठीक, ट्रेजिक आयरनी है, विडंबना बिल्कुल ट्रेजिक है। ये एक मैसेज है प्ले का। और जो ये प्ले है ये कंपेयर किया जा सकता है हैमलेट से। क्यों कहा इसको हैमलेट से? क्योंकि यहाँ पर ट्रेजेडी, ट्रेजेडी को दिखाया गया है, लास्ट में ट्रेजेडी है। तो आप जानते हो विलियम शेक्सपियर की हैमलेट भी क्या है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो मैम आपका बहुत बहुत थैंक्स रिवीजन के लिए। ओके ओके, इट्स ओके। देखिए सबसे बड़ी बात है, आप लोग जुड़े हुए हो तो आप लोगों को तो जरूर है, रिवीजन तो मस्ट है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, रिवीजन भी होता रहेगा, इधर प्रैक्टिस सेट भी जुड़ा रहेगा, तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि आप फुल फ्लेज तैयारी में रहेंगे। रहेंगे कि नहीं? हाँ जया, बिल्कुल। मैं लिटरेरी टर्म्स भी मैं इसी प्रकार पीडीएफ बना के इधर समझाऊंगी आपको, सब सब चीज यही समझाई जाएगी। एंड दिस फॉर्मेट आई थिंक इज मच बेटर। इसको मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगी, आप लोग जल्दी जल्दी इसको समझते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, सब चीज करवाया जाएगा, इधर कराया जाएगा। मुझे याद है सब चीज, इसीलिए मैंने ये एक रिवीजन बैच रख दिया है। 30, मतलब 15 से 15 तारीख तक, तो 15 से 15 अगस्त तक हमारा प्योर रिवीजन बैच है। तो मैं यही चाहूंगी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं मिस ना करें। चलिए, तो आज का जो हमारा ये है तुगलक, ये फिनिश हो चुका है। एंड ऑन मंडे, क्योंकि मंडे से हमारा प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट, मतलब रिवीजन बैच स्टार्ट कर दिया है, तो मैं आप लोगों को किसी भी ऑथर को पहले ले लेंगे। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मेरे हिसाब से मैं ऑथर वाइज चल लेती हूँ, हम यूनिट वाइज चल लेंगे। तो वो मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगी कि मैं कौन सी यूनिट में कौन सी यूनिट को पहले कंप्लीट करेंगे, और यूनिट वाइज हम सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं, मतलब रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। और जो नए जुड़े हैं उनके लिए एक प्रकार का ये क्या हो जाएगा, उनके लिए भी एक अच्छा खासा बेंच बन जाएगा समझने के लिए। तो पहले वी विल डू विद द ग्रामर सेक्शन, देन आई विल मूव विद द नेक्स्ट सेक्शन। चलिए, शैल आई मूव ऑन? ओके, आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ, क्योंकि फिर खाना वाना बनाने का टाइम होता है, फिर उसके बाद 10:30 बजे प्रैक्टिस सेट का भी सेशन होता है, तो इसलिए मैं ज्यादा देर अब रुक नहीं सकती। ओके, अभी टाइम हमारा 6:30 है, क्योंकि उसमें मुझे भी टाइम मिल जाता है। ओके, इज इट फाइन टू एवरीबडी? चलिए, आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ। ओके ओके फाइन, ओके ओके बाय, टेक, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके।